Hello everyone, welcome to Legal Code. I'm Advocate Neeraj and today we are going to discuss a previous question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 15. इससे पहले मैंने सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक चैनल में अपलोड कर दिया। आप लोग जाएं विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आते हैं। नेक्स्ट, ए और बी नामक व्यक्ति ये इस बात के लिए एग्री होते हैं टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, यानी ए और बी नामक एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार ये होता है कि दोनों में से कोई भी अगर नुकसान होता है, मतलब बेसिकली अगर दोनों के बीच में अगर तलवारबाजी का मुकाबला होता है तो इस समझौते के अनुसार दोनों को नुकसान हो सकता है, लेकिन जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति फाउल करके दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है तो ये माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। ये तो कौन से सेक्शन में आता है? दैट इज पहला इसका है आपका, दैट इज इसका जो आंसर है 87 है। सेक्शन नंबर 87 में लिखा गया है कि एन एक्ट डज नॉट इंटेंडेड, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसका कोई इंटेंशन नहीं होता और ना इस प्रकार का कोई नॉलेज होता है कि इस प्रकार की कोई घटना घटती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको ग्रीवियस हर्ट होता है और ये उसकी सहमति के साथ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बॉक्सिंग के मैच में ऐसा होता है, बॉक्सिंग के मैच में। दूसरा कहते हैं 88 में लिखा गया है कि एन एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन ए गुड फेथ फॉर द पर्सन। जैसे सर्जन, जैसे डॉक्टर या सर्जन होते हैं, अगर कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है और डॉक्टर को लगता है कि उसकी ऑपरेशन के बिना वो उसकी जान बच नहीं सकती, तो उस केस में डॉक्टर जो होता है उनके परिवार के कंसेंट लिए बिना भी उस व्यक्ति का ऑपरेशन कर सकता है। 85 में लिखा गया। 86 में वो आता है आपका 88 में। उसके बाद कहते हैं आपका 85 में लिखा हुआ है कि इंटॉक्सिफिकेशन अगेंस्ट हिज विल, यानी कि अगर उस किसी व्यक्ति को कोई शराब पिलाई जाती है वो भी उसके या कोई नशा कराया जाता है अगेंस्ट हिज विल। 85 में बताया। 86 में लिखा गया है पर्टिकुलर इंटेंडेड नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिफिकेटेड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आर गिवन, किस में दिया गया? 82 का। इसका आंसर है सी 96 से 106 के बीच में आईपीसी की। नेक्स्ट, द पार्टी विच कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो किस में दिया गया है? ये दिया गया आपका बी 28 में, ये दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पॉवर्टी ट्रांसफरेबल हो सकता है? एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी जिसको लॉ के द्वारा प्रोविडेट नहीं किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा नहीं आता है? देखिए, सीलिंग फैन के अगर विक्री करते हैं तो ये मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती, बिकॉज इसको आसानी से निकाल करके कहीं भी लेके जाया जा सकता है सीलिंग फैन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 का केस किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्स इज लिविंग इन द पुणे और वाई जो इसका भाई है मुंबई में रहता है। एक्स चाहता है कि एक फाइल शूट करे और वो है पार्टीशन सूट फाइल करे उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी को लेकर के, जो कि दिल्ली और बेंगलोर में। तो कहाँ पे कर सकता है वो? तो या तो दिल्ली या बेंगलोर में कर सकता है, जहाँ पर फाइल शूट किया पार्टीशन का जॉइंट जॉइंट प्रॉपर्टी का, तो दिल्ली में या बेंगलोर कहीं भी कर सकता है। सी इसका आंसर है। एन इमोरल प्रॉपर्टी हेल्ड बाई वाई इज सिचुएटेड एट भोपाल एंड रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क फॉर द गेन एट इंदौर। As a suit is to obtain compensation for wrong as the property may be situated. इसमें लिखा गया है कि एक इमोरल प्रॉपर्टी है जो कि वाई की है और ये भोपाल में स्थित है और इसने जानबूझ ऐसा काम किया है, और जो दूसरा अन्य जो व्यक्ति है उसने इस चीज़ का फायदा उठा रखा और वो इंदौर में रहता है, और ए जो होता है वो सूट करता है ताकि कंपनसेशन प्राप्त कर सके जो कि उसने रॉन्गफुल तरीके से उस संपत्ति के ऊपर जब वो गैर कानूनी तरीके से बैठ रखा है। तो वो कहाँ पे कर सकता है? यानी कि जो भी मुकदमा विवाद होता है या तो भोपाल में या इंदौर में कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखिए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में मैंने बताया कि ये अंदर से घुस कर ही पूछती, ऊपर आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि इनकम्स ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इनटू द एसएस टोटल इनकम, यानी कि एसएस का मतलब कौन होता है? यानी कि टैक्स पे जो इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं उसको हम एसएससी बोलते हैं। तो इसमें बताया गया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत द इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड इन द एसएससी टोटल इनकम, इसको बताया गया आपके 66 से 65। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60 to 65 मतलब इसका आंसर है बी।
अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग, देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत होता ये है कि 1 अप्रैल से, देखिए कोई भी उनका जो असेसमेंट ईयर जो होता है, असेसमेंट ईयर ये निर्धारण वर्ष जो होता है हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और हमेशा 30 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है आपका ए, असेसमेंट ईयर। Which section of the Information Technology Act Amendment Act सन 2008 with deal with the validity of contract form through electronic means, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया जाता है आपका सेक्शन नंबर 10A। इसमें बताया गया वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सेक्शन नंबर 12 की बात करते हैं जिसमें लिखा गया एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि रिसिप्ट प्राप्त होने के संबंध में बताया गया सेक्शन 12 में। सेक्शन 11 में बताया गया एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और 13 में बताया गया है टाइम एंड प्लेस ऑफ द डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत वेयर द एग्रीमेंट इज मेड विद अ माइनर, अगर माइनर नाबालिग के साथ अगर बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत अगर कोई एग्रीमेंट और माइनर के साथ किया जाता है तो उसको दिया नहीं जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का जो केस था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 11 में, जिसमें लिखा गया था कि मायने के साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो शून्य होगा। शून्यकरण का सवाल तभी उठता है, यानी कि वॉइड और वोइडेबल सवाल तब उठता है कि जब उसकी उम्र, अगर उसकी उम्र के संबंध में साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह हमेशा वॉइड ही होगा और उसके खिलाफ कोई लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट, अ पर्सन इंटाइटल टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रेस्ट इन मैटर प्रोवाइडेड बाय, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी पर कब्जा किए जाने पर उसे किस तरीके से उसको निकलवाया जा सकता है? इसका है CPC के 1908, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 39 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट किससे संबंधित है? इसे किसी से संबंधित नहीं है। स्पेशल रिलीफ एक्ट किसे बेसिकली होता क्या है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट में बेसिकली कोई स्पेसिफिक जो कि स्पेसिफिक राइट्स दिए जाते हैं उससे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, डम विटनेस कौन होता है? इसको 119 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताया गया है और उसके द्वारा दिया गया जो बयान होता है वो ऑरल एविडेंस के समान माना जाता है। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट, तो इसमें लिखा गया आर्बिट्रेटर्स कोर्ट नहीं होते, बाकी जज मजिस्ट्रेट और पर्सनली लीगल, यानी कि लीगली ऑथराइज्ड जो व्यक्ति होते हैं वो भी एविडेंस ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऑनर को बताया गया है? तो इसमें बताया गया आपका 230 में बताया गया कि ऑनर्स कौन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत एक इंडस्ट्रियल कंसर्न के यानी कि आमतौर पर इंडस्ट्रियल कंसर्न के संबंध में किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या फिर स्वामित्व का मतलब उसका ऑनरशिप में या उसके व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते, इसका आंसर है ए, दैट इज 100 workmen owned by the individual and by the association of individuals not being the company desiring to acquire a erection of the dwelling houses for the workmen employed by the concern or for the provision of amenities directly connected therein with sell, so far as the concern the acquisition of such land and be deemed to be the company of the purpose of this part and references to company, etc etc। इसका आंसर है बेसिकली ए। नेक्स्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत कंपनी का मतलब क्या है? देखिए, जो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन किया गया, ये फिर गवर्नमेंट कंपनी को भी इस क्लॉज के अंदर माना गया, तो इसका आंसर है ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इससे पहले कि अब तो सेशन एंड हो चुका है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।